जल्दी बुलाएं सब। हम्म, जी जनाब। तो डुअलिटी का मसला हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने बड़े मज़े से हल कर दिया, और अब हमें पता चल गया क्यों एनर्जी डुअल नेचर थी, क्यों एनर्जी कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करती थी, कभी वेव की तरह बिहेव करती थी। तो अब आपके सामने है कि कभी भी कोई क्वांटम फिनोमेना आपको लेफ्ट पोर्शन में नहीं मिलेगा, माइक्रोवेव में, टेलीवेव्स में, रेडियो वेव्स में, इंफ्रारेड में, हीट वेव्स में नहीं। जब कभी भी मिलेंगे राइट पे मिलेंगे, विजिबल में मिलेंगे। विजिबल कभी इधर वाले राइट वाले हिस्से में, वायलेट में, ब्लू में, इसमें मिलेंगे। एक्सरे में मिलेंगे, अल्ट्रा वायलेट में मिलेंगे, गैमा रेज में मिलेंगे, पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी, और उधर वेव की तरह बिहेव करेगी। ये था डुअल नेचर। लेकिन अगर गौर करें तो ये तो डुअल नेचर मैंने सारा का सारा एनर्जी के हवाले से ही कर रहा हूँ। एनर्जी पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है राइट पे। एनर्जी और आपके सामने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, यानी बात एनर्जी ही की हो रही है। व्हाट अबाउट द पार्टिकल? पार्टिकल की बात तो नहीं की हमने। हमने कहा ये तो हमारे लिए एक बिल्कुल नई किस्म की कहानी शुरू हो रही है। पार्टिकल का डुअल, तो आपको पता है कि उसको वेव के तौर पे अगर देखना है तो क्लासिकल मैकेनिक्स में तो नहीं मिलेगा, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स में जो वेव आ रही थी वो तो आपको पता है कि वो तो आप कैलकुलेट कर नहीं सकते। अपने सराउंडिंग में आपको पार्टिकल पार्टिकल ही नजर आएगा। कोई चीज़ मूव कर रही है, कोई हरकत कर रही है, कोई मैटर है, मैटर बॉडी मैटर ही की फॉर्म में नजर आएगी। हाँ, अगर इसे वेव की फॉर्म में देखना है तो छोटे पार्टिकल्स की तरफ जाइए। अब हमारे लिए फिजिक्स की एक नई ब्रांच बन गई, जिसे हमने नाम दिया वेव मैकेनिक्स। मैकेनिक्स तो आप जानते हैं, ऐसा डिस्कशन जिसमें कोई मैटर बॉडी मूव कर रही हो। जितनी मैकेनिक्स आप पढ़कर आए शेप साहब से, वो सब की सब मैकेनिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स थी, या जिससे भी पढ़ा क्लासिकल मैकेनिक्स थी। क्लासिकल मैकेनिक्स में मैटर बॉडीज बड़ी बड़ी होती हैं, वेलोसिटीज बहुत कम होती हैं। अब अगर कोई मैटर बॉडी बे इंतहा छोटी हो जाए, जस्ट लाइक द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, वो तो हमें नजर ही नहीं आते, तो फिर वो क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं बनती। फिर हम उसमें पार्टिकल की जो वेव की तरह बिहेव करता है वो उसकी वेव को लेते हैं, और फिर हमारे लिए एक नई मैकेनिक्स बनती है जिसका नाम होता है वेव मैकेनिक्स। यही वेव मैकेनिक्स का नाम फिर बाद में पड़ गया क्वांटम मैकेनिक्स। अब क्वांटम मैकेनिक्स शुरू होती है जनाब, तो सवाल ये पैदा हुआ कि हर पार्टिकल को एक वेव के तौर पे बयान करना है, मैटर वेव। हर पार्टिकल को एक वेव से बयान करना है, कैसे करें? सबसे पहला सवाल तो, जिस तरह क्लासिकल मैकेनिक्स में जनाब न्यूटन्स हर जगह छाए हुए हैं, यानी ऐसा हीरो हर फिल्म में आ रहा है, न्यूटन। क्लासिकल मैकेनिक्स न्यूटन, न्यूटन का सेकंड लॉ, एफ बराबर एम वी, सॉरी एफ बराबर एम में, इसी की सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बना दें, इसी का फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बना दें। कोई भी क्लासिकल मैकेनिक्स में काम करना हो, न्यूटन से शुरू कर दें, आपको हर चीज़ मिल जाएगी। यानी भाई न्यूटन जो है आपके, वो क्लासिकल मैकेनिक्स में हर जगह छाए हुए हैं, बगैर न्यूटन्स के लॉ के
क्लासिकल मैकेनिक्स में हिल भी नहीं सकते अपनी जगह से। लेकिन ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स वाला न्यूटन लॉ है, इसे आप क्वांटम मैकेनिक्स में नहीं इस्तेमाल कर सकते। उसे इस्तेमाल करने के लिए तो आपको कुछ और, यानी पार्टिकल को एज अ वेव बनाना पड़ेगा। ये एक साहब थे, इनका नाम था श्रोडिंगर। उन्होंने हमारे लिए क्या किया, एक इक्वेशन बनाई जिसका नाम था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ऑल्सो अ जर्मन, टाइम इंडिपेंडेंट इन 3 डायमेंशन। ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं कि श्रोडिंगर इक्वेशन दो होती हैं, एक टाइम इंडिपेंडेंट होती है, टाइम डिपेंडेंट होती है। और ये जो श्रोडिंगर इक्वेशंस होती है, ये बिल्कुल ये समझ लीजिए कि ये न्यूटन्स लॉ है। न्यूटन्स लॉ से मेरी मुराद, न्यूटन्स लॉ जो क्लासिकल मैकेनिक्स में काम करता है, वही काम श्रोडिंगर वेव मैकेनिक्स यानी क्वांटम मैकेनिक्स में करती है। इन साहब ने हमें एक इक्वेशन दी जिसका नाम रखा गया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और ये किसी पार्टिकल को वेव की तरह बिहेव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या है जनाब, एक छोटी सी डेरिवेशन है, इसे कंप्लीट कर दें और उसके बाद क्लास ऑफ कर देंगे। फिर इंशाल्लाह आप श्रोडिंगर इक्वेशन की एक एप्लीकेशन भी देखेंगे जो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे। ये टाइम इंडिपेंडेंट है, इस इक्वेशन में खुसूसियत क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट और 3 डायमेंशन में। आई एक जनरल वेव इक्वेशन है जो आपके सामने लिखी हुई है, इक्वेशन नंबर 1। जनरल वेव इक्वेशन हर किस्म की वेव की इक्वेशन है इन 3 डायमेंशन। क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों यूज हो रहे हैं, टाइम भी यूज हो रहा है, इसलिए ऊपर मैंने एक नया सिंबल यूज किया है, दैट इज कॉल्ड साई। साई, ये सिंबल साई का कहलाता है, और इसे क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। वेव फंक्शन मीन्स अ मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ अ वेव। ख्याल रहे ये वेव कौन सी होगी, ये सब एटॉमिक पार्टिकल से रिलेटेड वेव होगी, यानी पार्टिकल वेव की तरह बिहेव कर सकता है, तो जिस पार्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ ये उसकी वेव होगी। ये एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसका जो सोल्यूशन आता है वो इक्वेशन नंबर 2 में मौजूद है। psi is a function of r and t, where psi naught is a function of r exponential minus I omega t। अगर आपने सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की हुई हैं, तो ये जो 3 डायमेंशन में सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन 1 की सूरत में लिखी हुई है, उसका सोल्यूशन ये है। बिकॉज दैट इज़ अ मैथमेटिकल स्टेप, इसलिए उसको मैंने यहाँ पर शो नहीं किया है। बस आप कह सकते हैं कि द अबव इक्वेशन इज अ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज फॉलोइंग, और इक्वेशन नंबर 2 इस इक्वेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन। आइए फिर मैंने इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम पार्शियली, डावा साई ओवर डावा आर टी। इसके साथ ये मैंने नहीं लिखा हुआ है साइन नॉट, क्योंकि फंक्शन है आर का, एज इट इज आ गया, पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं। टाइम इसमें है ई राइज टू पावर माइनस आई ओमेगा टी का, जब मैंने डेरिवेटिव लिया वही आया, और जब पावर का किया तो माइनस आई ओमेगा आया। डिफरेंशिएशन तो आप जानते होंगे, कहानी तो अब शुरू हुई है। अगेन डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू टी, जिसको डिफरेंशिएट किया था अनदर टाइम फिर दोबारा डिफरेंशिएट कर दें, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल गया, डावा स्क्वायर साई ओवर डावा टी स्क्वायर। एक दफ़ा ये आया हुआ, ये एज इट इज, फिर इसे डिफरेंशिएट किया, ये आया, पावर डिफरेंशिएट की अनदर टाइम माइनस आई ओमेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, आई 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 स्क्वायर हो गया, ओमेगा स्क्वायर हो गया, और ये बाकी चीज इस ब्रैकेट में लिख दी। एंड द नेक्स्ट स्टेप, आई स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है, माइनस 1 आ गया आई स्क्वायर की जगह, और इस पूरे को इक्वेशन नंबर 2 के लिहाज से
इस पूरी वैल्यू को मैंने दोबारा साई लिख दिया, साई आर टी। डावा स्क्वायर साई ओवर डावा टी स्क्वायर की इस वैल्यू को जो मैंने सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकाला है, इसे इक्वेशन नंबर 1 में ले जाके रख दिया। सबसे पहली इक्वेशन यहाँ इस जगह पर जब मैंने ये वैल्यूज जो अभी निकाली है यहां रख दी तो इक्वेशन 1 की शक्ल ये हो गई, दिस वन। क्या हुआ? बड़ा आसान सा एक काम हुआ कि इसमें से टाइम एलिमिनेट हो गया, अब टाइम नहीं रहा। इसका मतलब ये स्टेप्स उस वेव इक्वेशन को जो 3 डायमेंशन में लिखी हुई थी, जनरल वेव इक्वेशन, उसे मैंने इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम बना दिया है, बिकॉज देयर इज नो टर्म्स इन्वॉल्विंग द टी इन इक्वेशन नंबर 3। v बराबर होता है न्यू लैम्डा, न्यू बराबर होता है v ओवर लैम्डा। यहां से मैंने ये इक्वेशन लिखी। ये दो इक्वेशन हम जानते हैं, आम सी इक्वेशन है, v बराबर न्यू लैम्डा और ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू। तो मैंने यहां से न्यू की वैल्यू निकाल के यहां रख दी इस जगह, पुट इन दिस वन। मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए ओमेगा अपॉन v एक जगह कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर किया, पुट द वैल्यू ऑफ, अब इस वैल्यू को यानी 4 पाई स्क्वायर ओवर लैम्डा को वो पुरानी इक्वेशन 3 में रखने गए। जब इक्वेशन 3 में रखा तो ये इक्वेशन 4 बन गई। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है। किसकी? यकीनन पार्टिकल की वेवलेंथ की बात हो रही होगी, और हम जो बात कर रहे हैं वो मैटर वेव की कर रहे हैं, इसलिए हमने लैम्डा को डी ब्रॉगली वेवलेंथ तस्वुर किया हुआ है, क्योंकि ये तो पार्टिकल के लिए बन रही है इक्वेशन। लैम्डा बराबर एच ओवर एम वी, 1 ओवर लैम्डा इसके बराबर, और दोनों तरफ स्क्वायर किया तो 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ये 1 अपॉन लैम्डा यहाँ लिया है इस जगह पर इक्वेशन 4 में, 1 अपॉन लैम्डा पूरी वैल्यू। तो यहाँ लाके जब मैंने रखी 1 अपॉन लैम्डा की 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू इन इक्वेशन 4, तो इक्वेशन 5 मिल गई। अभी ये टाइम नहीं है इसमें, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। अब हमें पार्टिकल का मास मिल रहा है, पार्टिकल की वेलोसिटी मिल रही है, यानी वो प्रॉपर्टीज मिल रही हैं जो पार्टिकल्स के साथ रिलेट करती हैं, जो पार्टिकल की प्रॉपर्टीज हैं। अब ये वेव इक्वेशन बन गई है फॉर पार्टिकल। आगे बढ़िए, मैटर वेव के लिए बन गई है जो रिलेटेड टू द पार्टिकल है। इक्वेशन 5, इक्वेशन 5, पार्टिकल के पास एक और प्रॉपर्टी भी होती है कि पार्टिकल का मास और एनर्जी। हमने कहा कि अगर पोटेंशियल फील्ड V है और एनर्जी उसकी टोटल E है, तो टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल दो बातों पे डिपेंड करती है, एक उसकी काइनेटिक एनर्जी, दूसरी उसकी पोटेंशियल एनर्जी। और अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालूं तो V इधर भेज दिया मैंने, K बराबर E माइनस वी। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है, इक्वेशन 5 याद रखिएगा। यहाँ लेकर आऊंगा मैं किसकी वैल्यू? एम स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू, ये वाली वैल्यू लेकर आऊंगा मैं यहाँ, इसलिए निकाल रहे हैं। हाफ एम वी स्क्वायर लिख दिया, 2 को इधर ले आए, दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई किया, एम स्क्वायर वी स्क्वायर। अब इस एम स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू को उधर इक्वेशन नंबर 5 में रख दिया, ये बन गई 2me माइनस वी साई। इन सब चीज़ों को 2 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो 8 बन गया। इस सारी चीज़ को मैं डेल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये आ गया डेल स्क्वायर साई, 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को कहते हैं
Schrödinger time independent equation. Schrödinger time independent equation, wave equation. बस इसको पहचान लीजिए। ये न्यूटन्स लॉ है एक तरह का, जिस तरह क्लासिकल मैकेनिक्स में F इक्वल टू एम ए आपकी जान नहीं छोड़ती, इस तरह क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर इक्वेशन विच इज अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपकी जान नहीं छोड़ती। इससे हमेशा साई निकालना होगा। एंड व्हाट इज अ साई? साई इज अ वेव फंक्शन। वेव फंक्शन मींस द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेव। लेकिन ये वेव किसकी है? पार्टिकल की है। ख्याल रखिएगा ये सारी बातें, पार्टिकल की है ये। तो हम दरअसल वेव की फॉर्म में पार्टिकल ही की बात कर रहे हैं। पार्टिकल कौन से हैं? बड़े नहीं, क्लासिकल नहीं, क्लासिकल में नहीं आएगी ये बात। बहुत छोटे पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल जिन्हें हम देख नहीं सकते। एम उसका मास है, ई उसकी टोटल एनर्जी है, और वी वो पोटेंशियल है जिसके तहत वो मूव कर रहा है। और मोस्टली ये पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होते हैं, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नहीं लीजिएगा इसको। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है ये क्लासिकल मैकेनिक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स में ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ही होता है। E minus V, E is a total energy of the particle, V is a potential of the particle, psi is a wave function of that particle. अब हम पार्टिकल को वेव की तरह ट्रीट करेंगे और उसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स ने क्या कर दिया? क्वांटम मैकेनिक्स ने हमारे लिए एक यूनिवर्स, नई यूनिवर्स का दरवाज़ा खोल दिया। इस यूनिवर्स को कहते हैं क्वांटम यूनिवर्स। क्वांटम यूनिवर्स जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। हम जिस यूनिवर्स को देख सकते हैं वो क्लासिकल यूनिवर्स को देख सकते हैं। चांद देख रहे हैं, सूरज देख रहे हैं, सितारे देख रहे हैं, फिर गैलेक्सीज देख रहे हैं, फिर क्लस्टर्स देख रहे हैं, नेबुलास देख रहे हैं, बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस आ रहे हैं, लाइट ईयर्स की बातें आ रही हैं। ये एक अलग कायनात है पूरी, जिसका हमें सुराग ही नहीं मिल पा रहा आज तक। और अगर एक छोटे से किसी टुकड़े में उतर जाए मेटल के अंदर, तो हमें पता है उस मेटल के अंदर एटम्स होंगे, एटम्स होंगे, एटम्स के अंदर न्यूक्लियस होंगे, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन हरकत कर रहे होंगे, और उन इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट होंगे वो फ्री भी हो गए होंगे, आपस में भी हरकत कर रहे होंगे, टकरा भी रहे होंगे, इनकी हरकत बेइंतहा तेज होगी। कैसे पता करें हम इनके बारे में? हमें नज़र तो नहीं आ रहा। आज तक किसी ने एटम को, न्यूक्लियस को, इलेक्ट्रॉन्स को देखा तो नहीं है। हाँ, एक सूरत है कि मैं आपको इलेक्ट्रॉन के साइज का बना दूं किसी तरीके से और मेटल में डाल दूं, तो फिर आपका साइज इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा। फिर उस मेटल में जो कहानियां आपको नजर आएंगी, आप परेशान हो जाएंगे। गोली की तरह तेजी से चलते हुए आप ही के बराबर के इलेक्ट्रॉन शाइन शाइन करके इधर से उधर गुजर रहे होंगे। एटम में दाखिल हो जाएंगे तो वो रिवॉल्व कर रहे होंगे मुख्तलिफ डायरेक्शंस में, मुख्तलिफ ऑर्बिट में। एक बड़ा सा प्लैनेट आपको नज़र आ रहा होगा जो कि न्यूक्लियस होगा, वो भी वाइब्रेट कर रहा होगा, उसके अंदर भी पार्टिकल्स होंगे। तो आप तो परेशान हो जाएंगे, मैं कहाँ आ गया। पूरी यूनिवर्स होगी एक अंदर, एटमों का लामतना ही सिलसिला शुरू हो जाएगा। जहाँ जाएंगे आपको एटम ही एटम नज़र आएंगे, जहाँ जाएंगे आपको इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन नज़र आएंगे। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड पाई जाती होगी, और खुदा न खास्ता आप पे चार्ज अगर आ गया है नेगेटिव या पॉजिटिव, तो हर न्यूक्लियस पॉजिटिव की सूरत में आपको धकेल रहा होगा दूर, और नेगेटिव की सूरत में आपके
दुश्मन बन चुका होगा कि अपनी तरफ घसीट के बिल्कुल ऐसे आपको अपने सतह पे गिरा ले जैसे कि कोई बंदा ज़मीन की सतह पे गिरता है आसमान से। अ न्यू वर्ल्ड, द न्यू यूनिवर्स, क्वांटम यूनिवर्स। बड़ी इंटरेस्टिंग है कहानी है। वो तो जब आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे आगे जाकर। मैं तो आपको सिर्फ अलिफ बे पढ़ा रहा हूँ। अभी मैंने आपको बिल्कुल सीधा सीधा एक टूल दिया है कि भाई अगर आपने क्वांटम यूनिवर्स में सफ़र करना है तो ये आपका स्पेसशिप है। कौन सा वाला? श्रोडिंगर इक्वेशन। अब आप इस स्पेसशिप को अपने साथ ले जाएं, फिर आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ें। तो बड़ा मुबारक हो कि आपको क्वांटम मैकेनिक्स की इब्तिदा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और एक नई मैकेनिक्स वेव मैकेनिक्स की सूरत में मिल रही है। तो यही क्वांटम मैकेनिक्स है, यही सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमेशा यही होगी। कहीं वी डिफरेंट होगा, कहीं ई डिफरेंट होगा। फिर जब आपको याद होगा कि अगर आपने सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की हो तो उसमें कुछ कांस्टेंट भी आते हैं जब आप उनके सॉल्यूशंस निकालते हैं। उन कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ निकाली जाती हैं बाय यूजिंग द इनिशियल और बाउंड्री प्रॉब्लम से। जब उनकी वैल्यूज़ मिल जाती है तो फिर वो इक्वेशंस हमारे सामने बहुत कुछ कहानियाँ सुना रही होती हैं। इसी तरह यही होगा कि अगर आपको सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस, तो फिर सब कुछ बेकार हो जाएगा। स्पेसशिप चलता किस चीज़ से? सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन से। अच्छी तरह देखें सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। मैं नेक्स्ट टाइम आपको एक इसका प्रॉब्लम कराऊंगा, पार्टिकल इन अ वेल क्या होता है, कैसे है, वो सब बातें आपको पता चल जाएंगी। और कुछ नई टर्म्स भी मिलेंगी जो आइंदा काम आएंगी, स्पेशली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट वगैरह वगैरह। और फिर ये आपको हमेशा काम आएंगी ये चीज़ें। दूसरी बात, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व ज़रूर करना सीखें, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। चाहे वो होमोजीनियस हो, चाहे वो नॉन होमोजीनियस हो, चाहे सेकंड ऑर्डर आनी चाहिए। हायर ऑर्डर आए ना आए, फर्स्ट ऑर्डर आए ना आए, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का अपना एक ताल्लुक होता है। कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशंस निकलते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल्स निकलते हैं, और फिर जनरल सॉल्यूशन दोनों को सम करके मालूम किया जाता है फॉर द नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस। मेरा ख्याल है आज के लिए काफ़ी है आपके। इंशाल्लाह मंडे वाले दिन क्लास में फिर हम इसी का कुछ और पोर्शन डिस्कस करेंगे। ये क्वांटम मैकेनिक्स है, ये भी छोटा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं था। और इस चैप्टर में भी आप तकरीबन आधा निकाल दिया है। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन बताऊंगा, फिर उसका एक प्रॉब्लम बताऊंगा, और हैमिल्टोनियन वगैरह जो एक नए ऑपरेटर आ जाएंगे इनके बारे में थोड़ी सिग्निफिकेंस बताऊंगा। और फिर हम थर्ड चैप्टर की तरफ चले जाएंगे वापिस। जी, तो यहीं तक रखते हैं आज। कोई बात अगर आप में से किसी ने पूछनी हो तो पूछ सकते हैं। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।